श्री संबित पात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आज के इस ऐतिहासिक दिन में आपने मुझे अपने वक्तव्य को यहाँ रखने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूँ। रेड कॉरिडोर से ग्रोथ कॉरिडोर तक का यह सफर कोई साधारण सफर नहीं रहा है। नक्सल मुक्त भारत का यह ऐतिहासिक उपलब्धि, यह दो चरित्रों के बीच की लड़ाई है। मैं इसे पॉलिटिकल नहीं बनाता हूं, मगर ये दो चरित्र इसे समझने होंगे। एक चरित्र है स्पष्टता, क्लैरिटी। एक चरित्र है संकल्प, स्पष्टता और संकल्प कि एक राष्ट्र नीति हो और उस संकल्प और स्पष्टता के साथ हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। और दूसरा चरित्र है भ्रम, षड्यंत्र और सहयोग का। वो चरित्र है द कैरेक्टर ऑफ कंफ्यूजन, कॉन्स्पिरेसी एंड कोलैबोरेशन। ये कॉन्स्पिरेसी, कोलैबोरेशन और कंफ्यूजन की लड़ाई है। अब मैं एक एक करके इस विषय को आपके समक्ष रखता हूं। द कांग्रेस एंड इट्स कोटरी, दे वर कंफ्यूज्ड टू द एक्सटेंट, वहां तक वो कंफ्यूज थे जहां कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का मानना था कि नक्सलिज्म इज द डेडलीस्ट इविल इन दिस कंट्री। नक्सलिज्म से खराब इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, घातक और कुछ नहीं हो सकता है। वहीं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा दूसरा धड़ा था which romanticized नक्सलिज्म, जिनका रोमांस था नक्सलिज्म के साथ, which love नक्सलिज्म। और उसमें आप याद करिए अरुंधति रॉय जो इनकी बहन है, जिनसे ये आइडियोलॉजी लेते हैं, अरुंधति रॉय ने नक्सलिज्म के लिए एक शब्द का, एक फ्रेज का प्रयोग किया था, गांधीयंस विथ गन। उन्होंने कहा था ये जो नक्सल्स हैं ये गांधी जी के समान है, बस फर्क इतना है कि इनके हाथ में बंदूक है। आप चिंता करके देखिए किस प्रकार की चिंताधारा कांग्रेस पार्टी और उनकी सहयोगियों की। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था और वास्तविकता है, ये विडंबना है कि इसी देश में, भारत देश में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें लिबरेटेड जोन कहा जाता था, जहां पर लोग भारत के संविधान को अपने जेब में रख के चलते थे। जेब में, आज भी कुछ लोग जेब में रख के चलते हैं। वहां भारत का संविधान नहीं चलता था, वहां भारत की पुलिस और सुरक्षा की कर्मियों के विषय नहीं चलते थे। वो लिबरेटेड जोन थे, जैसे कि दंडकारण्य, जैसे कि पार्श्वनाथ, जैसे कि बूढ़ा पर्वत। आप पूछिए छत्तीसगढ़ के लोगों से, वो आपको बताएंगे ये लिबरेटेड जोन कौन से थे। और केवल लिप सर्विस होता था, उस समय की सरकार द्वारा लिप सर्विस होता था। और ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पे जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, याद करिए भारतवर्ष में किस प्रकार का फेल्योर हुआ था। उसमें 76 सीआरपीएफ जवान, 76 सीआरपीएफ जवान एक ही दिन में शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ में, अप्रैल 2010 में। एक ही दिन में। That was the highest ever single day casualty of Indian security, second only to Operation Blue Star। आप चिंता करके देखिए, इस प्रकार की परिस्थिति थी। अनजाने में अगर गलती हो तो क्षम्य है, अगर जानबूझकर परिस्थितियों को जानबूझकर आपने अनदेखा किया और गलती की तो वो पाप है। कांग्रेस ने पाप किया है, आज मैं वो सिद्ध करने वाला हूं क्यों किया है। यह जो डॉक्यूमेंट मैं लेके आया हूं सभापति महोदय, ये कोई साधारण डॉक्यूमेंट नहीं है। दिस इज अ काउंटर एफिडेविट सबमिटेड बाय द कांग्रेस पार्टी देन, दैट इज द यूपीए गवर्नमेंट देन, इन November 2013 टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया in the case named Kishore Samrit versus Union of India and others,
इसमें सुशील कुमार शिंदे जी जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनके तरफ से यह एफिडेविट दिया गया है। मैं पढ़ता हूं कि कांग्रेस को मालूम सब कुछ था मगर किया कुछ नहीं। पैरा नंबर 4, द सेकेंड स्ट्रेटजी ऑफ द CPIM इज टू मोबिलाइज सर्टेन टारगेटेड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, especially the urban population, through its mass organizations which are otherwise known as frontal organization. The mass organizations, mostly operating under the garb of human rights NGOs, are organically linked to CPIM party structure but maintain separate identities in an attempt to avoid legal liability. कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल हैं, मगर आज मैं अगर अर्बन नक्सल कह दूं तो आग लग जाती है। और मैं यहां सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये जानते थे अर्बन नक्सलिज्म क्या है, मगर फिर भी इन्होंने नक्सलिज्म का मेन स्ट्रीमिंग कैसे किया है। नक्सलिज्म के मेन स्ट्रीमिंग में आप याद करिए कि किस प्रकार सोनिया जी जो कांग्रेस की सर्वोच्च नेता हैं, अभी अस्वस्थ हैं, मैं चाहता हूं कि वो यथाशीघ्र स्वस्थ हो, मगर सोनिया जी की अध्यक्षता में जिस समय वो NAC चलाती थी, NAC और प्लानिंग कमीशन में कौन बैठे थे? नक्सल्स बैठे थे, अर्बन नक्सल्स बैठे थे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं उड़ीसा का हूं, सप्तर्षि भाई जो बोल रहे थे वो भी उड़ीसा के हैं। दोनों भाई हम जानते हैं 2011 में उड़ीसा के मलकानगिरी के कलेक्टर R विनील कृष्णन एवं 2 जूनियर इंजीनियर, इनको अगवा कर लिया गया था। जब अगवा कर लिया गया था तो उस समय बातचीत हुई थी, नेगोशिएशन हुआ था कि R विनील कृष्णन देश का कलेक्टर है, ये सरकार है, इनको छोड़ दिया जाए। उस समय 8 माओवादियों को जो गिरफ्त में थे भारत सरकार के पास, उन्हें छोड़ा गया। उनमें से एक माओवादी जिनका नाम है ए पद्मा, वो महिला थी, ए पद्मा। आप जानते हैं जिसे छोड़ा गया ए पद्मा वो क्या करती है? ये ए पद्मा जो हर्ष मंदार हैं, जो NAC के सदस्य थे, सोनिया गांधी जी के राइट हैंड थे, उनके द्वारा जो ऑर्फेनेज चलाया जाता है जिसका नाम अमन वेदिका है, उसको ए पद्मा चलाती थी। ए पद्मा was a direct conduit of the Congress party, the UPA government. आपने नाम सुना होगा डॉक्टर विनायक सेन। विनायक सेन was convicted। भारत के कोर्ट ने सेडिशन के चार्ज में, देशद्रोह के चार्ज में उस माओइस्ट विनायक सेन को, डॉक्टर विनायक सेन जो पेडियाट्रिशियन है, छत्तीसगढ़ में काम करते थे, उन्हें कन्विक्ट किया गया। मगर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सोनिया गांधी जी के कहने पर उन्हें प्लानिंग कमीशन कमिटी में रखा, स्टीयरिंग कमिटी ऑन हेल्थ, ड्राफ्टिंग देयर 12th 5-year प्लान। 12th 5-year प्लान डॉक्टर विनायक सेन बना रहे थे। इतना कंफ्यूजन था कांग्रेस पार्टी के अंदर कि उस समय प्रचलित था, एक बहुत बड़े पत्रकार ने लिखा था कि कांग्रेस के अंदर की जो सेइंग है वो है, द सेइंग फॉर कांग्रेस इज, सैनिकों तुम संघर्ष करो, सैनिकों तुम संघर्ष करो, हमें पता नहीं हम किसके साथ हैं। सैनिकों तुम संघर्ष करो, 76 सैनिक तुम शहीद हो जाओ, मगर हमें पता नहीं हम किसके साथ हैं। हम पद्मा के साथ हैं, हम विनायक सेन के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ तो कतई नहीं है। ये हालत थी कांग्रेस पार्टी की। आप देखिए उसके बाद उस एफिडेविट में और क्या लिखा गया है। इस एफिडेविट में लिखा गया है, बहुत तकलीफ किया, आप ही ने लिखा है साहब। The third strategy of CPIM party is to form a rainbow coalition of various insurgent groups in India so as to launch a united frontal attack against the existing state machinery. उसके साथ साथ एफिडेविट कहती है, this is a little known fact not highlighted in the media due to propaganda dissemination in various forms by the Maoist supporters that they are champions of Adivasi rights, a claim contrary to their action. ये सारे नक्सलवादी जो अपने आप को कहते हैं कि हम आदिवासी राइट्स के रक्षक हैं,
कॉन्ट्री टू द क्लेम ये कोई आदिवासी राइट के रक्षक नहीं है। खुद इन्होंने लिखा है कि नक्सलियों ने पुल उड़ाया, नक्सलियों ने स्कूल उड़ाया, नक्सलियों ने मोबाइल टावर उड़ाया और फिर खुद नक्सलियों को बचाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां जो मैं खुलासा करने वाला हूं, आप देखिए पैराग्राफ नंबर 18 में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे मित्रों। पैराग्राफ नंबर 18 सुशील कुमार शिंदे लिखते हैं, it is further submitted, my lord, to the Supreme Court, it is further submitted that the Maoists have managed to entrench themselves in certain parts of the country because there is a security vacuum. There is a security vacuum and development vacuum. Security भी वैक्यूम है, डेवलपमेंट भी वैक्यूम है in such areas. Once having entrenched themselves, the Maoists have also created a political vacuum. आप बताइए, ये हम बता रहे हैं? आपके सुशील कुमार शिंदे जी ने लिखा है, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा ऐसे साहब। इन्होंने लिखा है डेवलपमेंटल वैक्यूम, इन्होंने लिखा है सिक्योरिटी वैक्यूम, इसीलिए नक्सलिज्म हो रहा है। आज मैं यहां पर आपको सिक्योरिटी वैक्यूम के बारे में बताने वाला हूं, बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, जवाब दीजिएगा साहब। सलमा जुदुम के बारे में किसने नहीं सुना है? 2005 में किसने शुरू किया? महेंद्र कर्मा ने शुरू किया, आपके नेता ने शुरू किया। कांग्रेसी भाई थे हमारे, आज नहीं है हमारे बीच, उनकी आत्मा सुन रही होगी। आई पे होमेज टू महेंद्र कर्मा टुडे। आई एम ए बीजेपी मेंबर, मैं बीजेपी का सदस्य हूं, मगर मैं आज होमेज दे रहा हूं महेंद्र कर्मा को। उसने कहा था पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा, लड़ना होगा, मर भी जाऊं तो क्या हुआ, सलमा जुदुम के साथ चलना होगा। रमन सिंह जी की सरकार थी, रमन सिंह जी की सरकार ने रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया, 100 गांव से आदिवासियों को लाके कैंप में रखा और मिलके एक ताकत बन के लड़ाई हुई नक्सलियों के साथ। गांव के लोग जीत रहे थे, छत्तीसगढ़ के लोग जीत रहे थे, मगर कांग्रेस की कोटरी ने, कांग्रेस की दरबारियों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला। किसने पिटीशन डाला? पिटीशन डाला नंदिनी सुंदर ने, उस नंदिनी सुंदर ने जिसके ऊपर मर्डर का केस था। मगर जब इनकी सरकार बनी भूपेश बघेल जी की, मर्डर का केस हटा लिया गया नंदिनी सुंदर के ऊपर से। उस नंदिनी सुंदर ने पिटीशन डाला और उस पर सुनवाई हुई और 2011 में जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जी के खंडपीठ ने सलमा जुदुम को समाप्त कर दिया। और यदि सलमा जुदुम समाप्त नहीं होता तो ये डिस्कशन जो आज पार्लियामेंट में हो रहा है, ये 6 साल पहले होता सर, ये 2020 में होता। उस समय हम नक्सल मुक्त हो जाते। और आप जानते हैं, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द जजेस, ये जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी कौन है? जब पिछली बार वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, खोज खोज के पूरे ब्रह्मांड से वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए इन्हें जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी ही मिले थे। जिन्होंने सलमा जुदुम खत्म किया वही मिले थे। और नतीजा क्या हुआ? महेंद्र कर्मा और उनके साथियों का, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपने अपने लोगों की हत्या करवाई। कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों की हत्या करवाई। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं सलमा जुदुम खत्म हुआ और सलमा जुदुम खत्म होने के बाद महेंद्र कर्मा ने कहा, मुझे पता है मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। और दरबा घाटी 25 मई 2013 को दरबा घाटी में हम दिखवा लेंगे। अरे भैया, आप बोलने से आप कांग्रेस क्यों समझ रहे हैं? मैं तो नक्सलियों को आप बोल, मैं तो नक्सली बोला तो आपने अपना क्यों समझ लिया? अरे सभापति महोदय, मैंने कहा आप कांग्रेस, मैंने कहा माओवादियों ने मार दिया, तो ये क्यों सोच रहे माओवादी यही है? मैंने इनको तो माओवादी नहीं कहा, मैंने तो कांग्रेस को माओवादी, मैं तो नहीं कहा कि कांग्रेस, मैं तो नहीं कहा। तो देखिए, जब सलमा जुदुम समाप्त हुआ तो 25 मई 2013 को दरबा घाटी में 27 लोग इंक्लूडिंग कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को समाप्त कर दिया गया। सभापति महोदय, मुझे और 5 मिनट दीजिए। सभापति महोदय, काइंडली कंक्लूड।
There are more. सभापति महोदय, मैं और दो महत्वपूर्ण विषय रख के अपने विषय को विराम दूंगा। एक मिनट में खत्म। सभापति महोदय, 2018 अगस्त में, याद करिए, जनवरी 2018 में एल्गार परिषद और भीमा कोरेगांव केस हुआ था महाराष्ट्र में। किस प्रकार की आर्जनी हुई थी और यह प्रायोजित थी, किस प्रकार भारतवर्ष को बांटने की कोशिश की गई थी, किस प्रकार जातियों को भिड़ाने की कोशिश की गई थी, और उसके पीछे माओवादियों का हाथ था। गिरफ्तार कौन कौन होते हैं? रोमा विल्सन गिरफ्तार, वरवरा राव गिरफ्तार, अरुण फेरियार गिरफ्तार, सुधा भारद्वाज गिरफ्तार, गौतम नौलखा गिरफ्तार, वेरोन गोंजाल्विस गिरफ्तार और महेश राउत गिरफ्तार। इन गिरफ्तारियों के बाद राहुल गांधी का ट्वीट आता है। ये ट्वीट है अगस्त 28, 2018 का। क्या ट्वीट करते हैं? There is only one place for one NGO in India and it is called the RSS. Shut down all other NGOs, jail all activists and shoot those that complain. Welcome to New India, भीमा कोरेगांव। मैं आज राहुल जी नहीं है, ससम्मान में राहुल जी को कहना चाहता हूं, हाँ राहुल जी, ये नया भारत है। आपने सरेंडर किया और हम धुरंधर हैं। आप सरेंडर हैं, हम धुरंधर हैं। समाप्त करिए। और सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहता हूं, समाप्त करिए। ये सारे लोग, कृपया सभापति महोदय, मुझे 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। ये कुछ चीजें रिकॉर्ड में आना जरूरी है, मैं आपसे निवेदन करता हूं। सभापति महोदय, मैंने आपको 2 नाम दिए, महेश राउत नाम दिया। महेश राउत महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुए थे। पहली बार गिरफ्तार तब हुए थे 2013 में, जब महाराष्ट्र में इन्हीं की सरकार थी। और आज मैं वो चिट्ठी दिखाना चाहता हूं। ये गिरफ्तार होने के बाद इनके लिए जयराम रमेश जी ने चिट्ठी लिखा। साहब, ये वाला चिट्ठी तो, ये चिट्ठी बोलना बहुत जरूरी है। ये चिट्ठी बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा। अपनी बात खत्म करिए। साहब, ऐसा है कि जब महेश राउत गिरफ्तार हुए, पहली बार उनकी गिरफ्तारी 2013 में माओवाद के कारण हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी, मगर उस समय यूनियन मिनिस्टर जयराम रमेश जी ने एक चिट्ठी लिखा महाराष्ट्र की सरकार को कि मैं कहता हूं, यूनियन मिनिस्टर, मैंने अपने सोर्सेज से पता लगा लिया, इस आदमी में गड़बड़ नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि महेश राउत को सोनिया गांधी जी के कहने पर मनमोहन सिंह जी ने रूरल डेवलपमेंट फेलो, PMRD फेलो रखा। यह विषय है। एक मिनट रुक जाइए। मिस्टर टैगोर, now he is giving only reference a letter of Mr. Jairam Ramesh, the then minister. He is not charging. That is true, but he is not making any allegations against him. Please kindly conclude. Sir, whatever I am saying, I can authenticate if you please so, sir. I am referring to a letter by Sri Jairam Ramesh, who wanted Mahesh Raut to be released. Number 1. Lastly, sir, खत्म कर रहा हूं, बहुत दुख के साथ विषय कह के खत्म कर रहा हूं। जब 76 CRPF जवान शहीद हुए थे ना, उस समय आपको जान के आश्चर्य होगा, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में मातम नहीं, सेलिब्रेशन मनाया गया था। यह है नहीं सर, जितने ही अर्बन नक्सल है उनको ये कहते हैं, तू मेरा बच्चा है, हाँ, हम तुम्हें लीगल फैसिलिटी देंगे।